श्रोताओं कार्यक्रम में जानकारी दी बताई आज अपने साथ स्टूडियो में छे डॉक्टर ऋतु कुमारी। या जो आप बात करेला महिलावां और किशोरियों की जो सामान्य समस्यावां होवे छे वहाँ का बारे में। सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत डॉक्टर ऋतु कुमारी जी। राम राम सा। राम राम सा। पहले आप मगर श्रोतावां ने यही बताओ कि आपनी जो भारतीय महिलावां कह सका चाह या किशोर हुआ चाह सामान्य रूप से कुण कुण सी ऐसी समस्यावां वहाँ के सामना आवे छे और वहाँ पे बात करबो तो जरूरी क्यों छे? भारत की महिलाओं और किशोरियों की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो है कुपोषण, रक्तलापता यानी कि खून की कमी, यौन शिक्षा और स्वच्छता की शिक्षा का अभाव, जिसकी वजह से संक्रमित रोग हो जाते हैं और यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं कई बच्चियां और महिलाएं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी 30% जो परिवार हैं उनमें स्वच्छ शौचालयों का अभाव है जी। तो कई हमारी जो किशोरियां होती हैं, कई बच्चियां जो होती हैं, करीब आप समझ लीजिए 25% से ज्यादा, खासकर गांव की बच्चियों को स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि स्वच्छ शौचालय नहीं है, स्कूल दूर है या फिर यौन शोषण और छेड़छाड़ का खतरा भी रहता है। साथ ही कुछ और समस्याएं हैं जैसे कि कम उम्र में शादी कर देना, जल्दी गर्भधारण हो जाना, बचपन से ही कई बच्चियां जो है लिंग भेद का भी शिकार बनती हैं। शादी के बाद उन्हें अपने ससुराल में उचित सम्मान नहीं मिलता, दहेज प्रताड़ना जैसी कुरीतियां हैं और इन सब की वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं और किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य उस पर असर होता है और वे मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाती हैं। इन समस्याओं पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए हमें इस बात को समझना होगा कि एक स्वस्थ और शिक्षित जो महिला होती है, जो एक माँ होती है, वही एक स्वस्थ और शिक्षित परिवार का निर्माण करती है। बिल्कुल सही बात। और स्वस्थ और शिक्षित परिवारों से हमारा स्वस्थ और शिक्षित समाज बनता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो तो यह बहुत जरूरी है कि महिलाओं की स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति सजगता जगाई जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिन समस्याओं की हमने बात करी उन समस्याओं की वजह से एक पूरी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जो है उसकी क्षमता को हम खो दें। स्त्रियों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा को लेकर सजगता होगी तभी देश के विकास को गति देने के लिए वह सूचना एवं कौशल से परिपूर्ण होंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं और किशोरी की समस्याओं पर चर्चा हो ताकि समाज में और महिलाओं में उन बातों को लेकर, उन समस्याओं को लेकर जागरूकता हो, उचित मार्गदर्शन मिले और स्त्रियों की प्रतिरोधक शारीरिक क्षमता में सुधार हो। जी डॉक्टर साहब, जूजू आपनी टाबरिया मोटी होवे छे यानी बढ़वा लागे छे तो वहाँ के जो शारीरिक अवस्था होवे छे उमें परिवर्तन आवे छे और यह जो अवस्था होवे छे वह बहुत संवेदनशील मानी जावे छे। तो क्यों मानी जावे छे? अशा कई परिवर्तन होवे छे? जी देखिए, किशोर अवस्था खासकर अगर हम बालिकाओं की बात करें तो यह 10 से 16 साल की वह अवस्था है जिसमें कि बहुत ही तेजी से शारीरिक विकास होता है जी। और इस समय जो परिवर्तन आते हैं शरीर में उसका आजीवन असर होता है। जब हम परिवर्तनों की बात कर रहे हैं तो इन परिवर्तनों की 2 श्रेणी में समझा जा सकता है। सबसे पहले 10 से 14 साल की उम्र में माहवारी की शुरुआत होती है, जानांगों में बगल में बाल आने शुरू होते हैं, स्तनों का विकास होता है और सबसे ज्यादा जो कद होता है वह इसी उम्र में बढ़ता है जी। इसके बाद 14 से 16 वर्ष की आयु, उसमें जो है जानांगों और स्तनों का पूर्णतः विकास हो जाता है जी। 17 साल की उम्र आने तक हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। शुरू के वर्षों में जब माहवारी की शुरुआत होती है तो माहवारी नियमित नहीं होती, लेकिन अब 14 से 17 साल की उम्र के बीच में माहवारी पूर्णतः नियमित हो जाती है जी। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो महिलाओं का कुल वजन होता है उसका 60% किशोर अवस्था में ही बढ़ता है। तो हम समझ सकते हैं कि किशोर अवस्था कितनी महत्वपूर्ण अवस्था है, इसमें कितने महत्वपूर्ण जो है बदलाव आ रहे हैं और अगर यह बदलाव पूर्ण और स्वस्थ नहीं होंगे तो आजीवन उसका असर उनकी प्रतिरोधक क्षमता और प्रजनन क्षमता, शारीरिक क्षमता पर पड़ता है जी। वाह सावा, बहुत ही बढ़िया। देखो श्रोताओं, डॉक्टर साहब आपने जानकारी दे रहे थे भाई किशोरावस्था की समस्यावां काई होवे छे, बढ़ती जो टाबरियां होवे छे वहाँ की समस्या काई होवे छे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें आप यहाँ से कर रहे हैं। अब आपसे यह पूछबू चावला कि जी या तो बात हुई कि कुण कुण सा परिवर्तन मोटी होती टाबरियां में आवे छे,
पर जे वही बात ना कि ई अवस्था नहीं संवेदनशील क्यों कहवे छे, क्योंकि घर का भी देखो जब टाबरिया मोटी होवा लागे छे तो वहां पे बहुत सी रोक टोक करवा लागे छे कि फला जगह मत जा, फला टाइम पर घर से बाहर मत जा, या यो मत खा वो मत खा। तो ई का बारे में बताओ सर। देखिए, ये जो परिवर्तन आते हैं, अब इतने सारे परिवर्तन एक उम्र में आ रहे हैं, तो इसको लेकर किशोरियों में उत्सुकता कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, बहुत ही स्वाभाविक है जी। साथ ही इस उम्र में जो दूसरे लिंग के प्रति जो है आकर्षण होता है, जो कि बहुत ही सामान्य बात है। बिल्कुल। और कई बार इन परिवर्तनों को लेकर जो बच्चियां हैं वह भ्रमित हो जाती हैं। अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है जी। तो वह गलत संगत में पड़ सकती हैं और यौन संचारित रोग और यौन शोषण का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा कई बच्चियां इस उम्र में शारीरिक बनावट, चेहरे पे आने वाली कील मुहासों, जो कि बहुत ही सामान्य बात है, क्योंकि वो जो हमारी त्वचा होती है किशोर अवस्था में, उनमें जो तेल की ग्रंथियां होती है वह तेलीय पदार्थ का उत्पादक बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कील मुहासे होते हैं। लेकिन बच्चियों में इन बदलावों को लेकर और अपने शारीरिक बनावट को लेकर, त्वचा के रंग को लेकर भी हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज़रूरी है कि परिवार और समाज इन किशोर अवस्था की चुनौतियों को समझें जी, उनका उचित मार्गदर्शन करें एवं उन्हें मानसिक एवं शारीरिक विकास में उनका सहयोग करें। बिल्कुल। श्रोता, डॉक्टर रितु कुमारी आपने साथ हैं। आप एक होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और निजी क्लिनिक में आपकी सेवावां देवे छे। एक एनजीओ से भी जुड़ी छे और महिलावां और बालिकावां के लिए बहुत सा कार्यक्रम यहाँ का एनजीओ के द्वारा करया भी जावे छे। अब आपसे यह जानबो चावला भाई, कुपोषण की जो समस्या है वह भी एक गंभीर समस्या है और जो कि सामान्य समस्या की श्रेणी में ही आवे छे। तो बात करेला या कि आपने देश में या जो कुपोषण की समस्या है, खासकर बात करा की ग्रामीण क्षेत्र की, तो वह कहीं छे और कितनी गंभीर छे। शरीर में देखिए पोषक तत्वों की कमी होना कुपोषण है और हमारे भारत देश में खासकर गांव की महिलाओं में कुपोषण की समस्या इसलिए गंभीर है क्योंकि यहाँ हर दूसरी स्त्री कुपोषित है। अब देखिए, कुपोषित महिला जब गर्भ धारण करेंगी वह कुपोषित बच्चे को जन्म देंगी। बिल्कुल सही बात। कुपोषित जन का यह जो चक्र है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाए। कुपोषण की वजह से कई जो किशोरियां होती हैं उनकी लंबाई कम रह जाती है, शरीर का पूर्णतः विकास नहीं होता है जी, थकान रहती है। कुपोषित स्त्रियों की हड्डियां कमजोर होती है तो वो आए दिन हाथ पैर जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द की समस्या से जूझती रहती हैं। और जब कुपोषित स्त्री गर्भ धारण करती हैं तो बच्चे और जो माँ होती है दोनों में मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है जी। तो अब आपसे यह जानना चाहला भाई, ये जो कुपोषण महिलाओं में या किशोरिया में हो वचे बढ़ती उम्र के अंदर, तो उनका प्रमुख कारण कहीं छे? हमारे देश की हम बात करते हैं, ज़्यादातर जो प्रमुख कारण है महिलाओं को कुपोषण का वो है कम आय, बड़ा परिवार, लिंग मतभेद। कई बच्चियों को खाना इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वह लड़कियां हैं। इसके साथ एक और बात है कि कई घरों में पोषण को लेकर उचित जानकारी ही नहीं है। कितना खाना चाहिए, संतुलित भोजन क्या है, पोषण तत्व क्या होना चाहिए, इस बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद कुछ कुरीतियां भी हैं, जैसे कि कम उम्र में शादी कर देना, जब वह मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार ही नहीं होती हैं, फिर वह गर्भ धारण कर लेती हैं, बच्चों के बीच अंतराल नहीं होता। इन सब वजहों से भी कुपोषण होता है। साथ ही मैं एक और जो कुपोषण की वजह है उसके बारे में बात करना चाहूंगी, वो है आजकल बढ़ती हुई किशोरियों के बीच जीरो फिगर का क्रेज। पहले यह सिर्फ शहरों तक ही था, लेकिन अब यह गांव में भी आ गया है और यह क्रेज, ये सनक इतनी बढ़ चुकी है बच्चों में कि वह पतला रहने के लिए कई बार अपने मुंह में उंगली डाल के खाना तक निकाल देती हैं। देखिए, यह इस हद तक बढ़ चुका है कि मानसिक विकार का यह जो है रूप ले सकता है जी। तो हमारी किशोरियों को हमें समझाना होगा कि खाना छोड़ना या डाइटिंग से वह सुंदर नहीं बनेंगी, बल्कि स्वस्थ शरीर ही सुंदर शरीर होता है। तो देखो, आप बात कर रहे थे भाई कुपोषण कहीं है, कुपोषण का कारण कहीं है। अब कोई समस्या आ गई तो समस्या को समाधान तो करना ही पड़ेगा। तो आपसे यह जानबो चाहला कि ई कुपोषण ने दूर करवा के लिए ऐसा कौन सा खास कदम है जो कि आमजन तो आपका घर में उठावे, साथ ही सरकार भी कहीं के लिए कोई प्रयास कर रही है, बताओ समा का श्रोता।
देखिए, कुपोषण की जो समस्या है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि खान पान की उचित जानकारी मिले। तो सरकार का पहला प्रयास तो होना चाहिए कि खान पान की उचित जानकारी जो है गांव के हर परिवार तक पहुंचे। बिल्कुल। ताकि जो घर का भोजन है, जो घर में भोजन की मात्रा है एवं पोषक तत्व है उसमें सुधार आए। जी। अगर हम एक संतुलित आहार की तालिका की बात करें तो जो है कम से कम एक महिला को, देखिए, एक महिला को रोज 2000 ऊर्जा की जरूरत होती है और बढ़ती हुई किशोरी को 2200 ऊर्जा की जरूरत होती है। जी। तो रोज की अगर हम भोजन की बात करें तो कम से कम 6 से 9 रोटियां। रोटियों का मतलब है कि बाजरे, गेहूं, मक्का, रागी, या फिर कभी एक समय रोटी ना लेकर एक कटोरी खिचड़ी हो गई, उपमा हो गया, दलिया हो गया। इसके सिवा 2 से 3 कटोरी जो है दाल, कम से कम आधा कटोरी हरी सब्जियां जरूर लें, 1 कटोरी से आधा कटोरी अन्य सब्जियां, घी, तेल 5 से 6 चम्मच, चीनी करीब 5 चम्मच, 1 या 2 फल और 1-2 ग्लास जो है करीब छाछ और दूध रोज पिए। यह संतुलित आहार तालिका है। और रोज समय पर भोजन करें। खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोएं, खाने के बाद अच्छी तरह से धोएं। चाय, कॉफी, सोडा, इन तेलीय पदार्थ, चीनी, इन सब का सेवन कम करें। कम से कम 9 से 10 ग्लास पानी रोजाना पिएं। और एक बात का बहुत ध्यान रखें, किशोरियां अगर शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हों तभी वह गर्भ धारण करें और कम अंतराल में गर्भ धारण करने से बचें। जी डॉक्टर साहब, जब आपा कुपोषण को शिकार हुआ जाए तो जाहिर सी बात है कि आपने शरीर में खून की भी कमी हो जावे। गाँव का क्षेत्र में खासकर देखबा ने मिले या खून की कमी, और वहाँ लोगों ने पतो ही कौन होवे। जबकि यह जरूरी कौन है कि गांव का लोग चाहे थोड़ी आर्थिक स्थिति अगर कम भी है तो यह जरूरी कौन है कि काजू बादाम खा रही आपा अपने शरीर में ताकत ले वाला या खून बढ़ा वाला। गाँव का ग्रामीण क्षेत्र में आपा ने जो भी चीज दूध, दही, छाछ, लस्सी और शुद्ध अनाज मिल रही है उसे भी आपा खून की कमी ने पूरी कर सका था। तो अब आप यह बताओ सा कि एक तो जो अनेमिया रोग हो जावे छे, एक यो काई छे और इका लक्षण काई हो छे, किया पिछाण करे और किया इन्हें दूर करवा की कोशिश की जाए। जी देखिए, अनेमिया यानी खून की कमी जी, और भारत की कम से कम 52% जो महिलाएं होती हैं उनमें अनेमिया यानी कि रक्तलापता आयरन की कमी की वजह से है। बिल्कुल। इसके जो प्रमुख कारण होते हैं, एक तो है कि माहवारी के समय हर महीने रक्त का स्राव होता है जिसकी वजह से आयरन यानी कि लौह लवण की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है जी। लेकिन भोजन में उतना लौह तत्व प्राप्त नहीं होता, मिलता नहीं है। साथ ही कम उम्र में गर्भ धारण कर लेना और बच्चों के बीच में अंतराल नहीं रखने की वजह से भी अनीमिया होता है। अनीमिया के जो प्रमुख लक्षण है वह है सिर दर्द, थकावट, चक्कर आना, नाखून सफेद हो जाते हैं, त्वचा जो है वह बेरंग हो जाती है, बालों का झड़ना, शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन। और अगर सबसे अब गौर करने वाली बात है कि अगर एक अनीमिक स्त्री गर्भ धारण करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो हो सकता है बच्चे और माँ की मृत्यु भी हो जाए, इसका खतरा बढ़ता है। और जो बच्चा होता है वो जन्म से पहले होने का खतरा, शिशु का वजन और मानसिक क्षमता कम होने की जो है वह समस्या हो सकती है जी। शरीर में आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप खाद्य पदार्थ में किशमिश, गुड़, हरी पत्ती की सब्जियां, कद्दू के बीज, शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर, यह सब खाएं। अगर नॉनवेज खाते हो, मीट, अंडा, मछली यह लें। चाय और कॉफी का सेवन थोड़ा कम कर दें क्योंकि उनमें टैनिन नाम का एक पदार्थ होता है जिससे जो आयरन है उसका अवशोषण कम हो जाता है। इसके अलावा विटामिन सी से जो है आयरन का अवशोषण बढ़ता है, इसलिए विटामिन सी से भरपूर भोजन ले, जैसे संतरा, नींबू, आंवला, तरबूज। डॉक्टर साहब, आपा देखा चाह कि यह सब समस्याओं के साथ साथ जी स्वच्छता संबंधी जो समस्याएं हो जाए वह कई तो किशोरिया में और कई महिलाओं में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में इस चीज पे ध्यान ही कौन दियो जाए। तो आपका माध्यम से श्रोता माने बताबो चावेला, आपसे जानबो चावेला कि स्वच्छता संबंधी ऐसी कुण सी सावधानियां छे जो कि माँ की बहनावा ने या बढ़ती किशोरिया ने जरूर रखनी चाहिए ताकि वहाँ को जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बने रहे। जी देखिए, महिलाओं को, किशोरियों को स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर मासिक धर्म के समय जी। हमारे जो गाँव में आज भी कई बच्चियां, कई किशोरियां, कई महिलाएं गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं जी, जो धूप में सुखाया हुआ नहीं होता या फिर राख और पत्ते का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हमें यह बंद करना होगा। एक अच्छे ब्रांड का ही पैड जो है वो यूज करें। अगर किसी भी वजह से पैड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो जो कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो वो कॉटन का हो,
स्वच्छ हो, बिल्कुल साफ हो और धूप में सुखाया हुआ हो। जी। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी पैड बदल रहे हैं उससे पहले और बाद में हाथों को धोएं, और पैड को निपटाने के लिए उन्हें जो है एक कागज में अच्छे से रैप करके और फिर बाकी कचरे से अलग रखें। जो कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि इस्तेमाल करने के बाद जो कॉटन का कपड़ा है वह साबुन के पानी में, गुनगुने नमक के पानी में अच्छे से धोएं और धूप में सुखाएं। जी। इसके सिवा योनि को साफ करने की कुछ जो है बहुत ज़रूरी बातें मैं बताना चाहूँगी। बिल्कुल। योनि को साफ करने के लिए कभी भी शैम्पू या साबुन का प्रयोग ना करें, क्योंकि देखिए शैम्पू और साबुन से संतुलन बिगड़ता है योनि का, और जो संक्रमण फैलाने वाले कीटाणु हैं वह गर्भनाल में और मूत्र मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जी। तो सबसे अच्छा तरीका है गुनगुने पानी से धोएं। अच्छा। साथ ही कभी दबाव से ना धोएं। पानी का दबाव डालने से भी जो कीटाणु है संक्रमण फैलाने वाले वह गर्भनाल और मूत्र मार्ग में जा सकते हैं। जी। एक और बात का ध्यान रखें, रोज नित्य कर्म के बाद जब निपटें तो मल जो स्थान है उसको पीछे से आगे की तरफ ना धोएं, जबकि आगे से पीछे की तरफ धोएं, वरना जो मल में कीटाणु है वह योनि में प्रवेश कर सकते हैं। जी। इसके साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि जो अंतवस्त्र आप पहन रहे हैं वह साफ हो, बिल्कुल गीले ना हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दे रहे छो श्रोताओं ने कि कौन से ऐसी सावधानियां आपने बरतनी चाहिए ताकि आप ई तरह की जो बड़ी बीमारियां है जहाँ को कई बार पतो ही कौन चले वहां से बच सका। अब आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में खासकर आपने देखा चाह कि यौन शिक्षा को बहुत अभाव है, लोगों के प्रति जागरूक कोना है, समझ में ही कोना आवे। तो यौन शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र की खासकर बात करा तो क्यों और कितनी जरूरी है, यह बताओ समा का श्रोता में। देखिए, जैसा अभी हमने बात की कि जो किशोर अवस्था होती है वह बहुत ही भ्रमित करने वाली जो है अवस्था होती है। तो इस समय बच्चियां अगर सही मार्गदर्शन ना मिले तो गलत संगत में भी पड़ जाती हैं। देखिए, बच्चियों का इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति जो सम्मोहन होता है, जो आकर्षण होता है, वो बहुत ही सामान्य है, लेकिन कई घरों में इन बातों को लेकर बच्चों को डांट दिया जाता है, खुलकर इस विषय में बात नहीं की जाती। बिल्कुल। जिस वजह से बच्चियां या तो डर की वजह से या संकोच की वजह से अपने मन के विचारों को वह माँ बाप के सामने या फिर समाज में अपने दोस्तों के सामने नहीं रख पाती। जी। उससे क्या होता है, सही मार्गदर्शन ना मिलने पे वह मार्ग भटक कर गलत संगत पे पड़ जाती हैं, नशे की लत लगना और कम उम्र में गर्भधारण, यौन संचारित जो रोग होते हैं उनसे ग्रसित हो सकती हैं। बिल्कुल। इसलिए जरूरी है कि हम यौन शिक्षा दें, यौन व्यवहार के प्रति बच्चों को जागरूक करें। बिल्कुल। हम उन्हें कॉन्डम के महत्व के बारे में बताएं, यौन संचारित रोगों के बारे में जागरूक करें, ताकि समय आने पर वह सही उचित यौन साथी का चयन कर सकें और उचित समय पे यौन संबंध स्थापित करें, और जब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हो तभी गर्भधारण करें। जी, यानी कहवा को मतलब यही है भाई, संशय और शंका से दूर उठा, शर्म से थोड़ा ऊपर उठा और ई विषय पर खुलकर बात करा, ताकि कोई भी ऐसी असमंजस की जो स्थिति है या मन में कोई भ्रांति है उसे आपा निपट सका। वासा बहुत ही बढ़िया जानकारी श्रोतावा डॉक्टर ऋतु कुमारी आपने दे रही है। आप एक होम्योपैथी डॉक्टर है, निजी क्लिनिक चलावे है, साथ ही साथ एनजीओ भी चलावे है और एनजीओ में महिलाओं और किशोरियों से जुड़ा बहुत सा अच्छा काम भी करे है, सामाजिक काम। अब आपसे यह जानना चाहूँगा कि मासिक धर्म से जुड़ी कौन से ऐसी बातें हैं वहाँ को ध्यान रखें, तो यह भी बताओ कि कहीं होम्योपैथी स्त्री स्वास्थ्य की समस्याओं में एक कारगर इलाज देवे है। पहली बात तो हमें समझना होगा कि मानसिक ये माहवारी की जो समस्या है वह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। जी। लेकिन अगर 16 साल के वर्ष तक किसी बच्ची को माहवारी नहीं आती है तो उन्हें एक बार डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है कि शरीर में कहीं जो रक्त है वह इकट्ठा हो रहा हो, या फिर हार्मोन की ग्रंथि या जो यौन अंग होते हैं उनमें कहीं कोई दोष हो। समय रहते यह दोष ठीक हो सकते हैं, सही इलाज से यह दोष ठीक हो सकते हैं। साथ ही जो मासिक चक्र होता है वह सामान्यतः 28 दिन का होता है, लेकिन कब किसी में यह 21 दिन का भी हो सकता है और किसी में यह 45 दिन का भी हो सकता है। जी। अगर 3 महीने तक लगातार माहवारी ना आए या फिर 21 दिन से कमर का चक्र हो
जी जब माहवारी आए तो 7 दिन से ज़्यादा हो रहा हो और बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा हो, जी आपको हर 1-1.5 घंटे में पैड बदलना पड़े, बहुत खून के थक्के आ रहे हों, इस तरह की कोई भी समस्या हो तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ताकि कोई भी अगर समस्या है तो उसका सही समय पे इलाज हो सके। जी और देखिए, होम्योपैथी जो है वो स्त्रियों की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बिल्कुल कारगर है। यह संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संतुलन पर जोर देती है। जी और इसमें जब हम दवाइयों का चयन करते हैं तो वह हम किसी एक बीमारी के लिए नहीं देते, बल्कि पूरे व्यक्तित्व को ध्यान में रख के और भी कई कारकों पर विचार किया जाता है, जैसे कि जो बीमारी है उसके लक्षण, उसके चरण, परिवार में अगर किसी को यह बीमारी है रही हो, इस तरह की, और आयु, इस तरह के कई कारक हैं जिन पे विचार करके दवाई का चयन किया जाता है। जी। और अगर सही दवाई का चयन होता है तो बिल्कुल उपचार होता है रोग का और महिलाएं स्वस्थ हो जाती हैं। वाह श्रोता डॉक्टर ऋतु कुमारी आज स्टूडियो में पधारा और इतनी बढ़िया तरीका से मैंने समझाया कि किशोरिया की सामान्य समस्यावां काई काई छे और काई आपाने सावचेती राखनी चाहिए और किन तरीका से आपा वहाँ समस्या को समाधान डॉक्टर की सलाह से कर सका छा। आप एक होम्योपैथी चिकित्सक छे, एक एनजीओ से भी जुड़ी छे, तो कार्यक्रम में आया और इतनी बढ़िया तरीका से मां श्रोताओं ने समझाया, इतना ही आपको घणो घणो धन्यवाद। धन्यवाद।